जब हमने ये जान लिया कि बिल्कुल एक जैसा नहीं है, तो हमारे लिए ये जानना भी इम्पॉर्टेंट है कि आखिर पृथ्वी का आंतरिक हिस्सा कैसा है। अगर वो सॉलिड भी है, लिक्विड भी है, तो क्या वो हेफेजेडियसली है, मतलब कहीं लिक्विड मिल गया, कहीं सॉलिड मिल गया, या उसका भी कोई एक पैटर्न है। तो एक चीज जो हमारी इससे क्लियर हो गई कि पृथ्वी इतनी तो तय है कि अलग अलग चीजों से निर्मित है, और हमें ये देखना है कि पृथ्वी कैसे निर्मित है। नेक्स्ट आप अपने स्क्रीन पे स्लाइड पे देख सकते हैं कि हमने क्लियर कट लिखा है कि पृथ्वी की वहां पर संरचना परतदार है, लेयर्स हैं, परतें हैं। वो हम देख रहे थे, अभी तक हमने इस चीज को देखा कि पृथ्वी की संरचना एक जैसी नहीं है, तो नेचुरली उसके अंदर कुछ और अलग अलग चीजें होंगी, तो परतदार होंगे वो, तभी तो वो टर्न हो रही है। जब पृथ्वी की संरचना परतदार है तो कैसी परतदार है? हम एक लोकल एग्जांपल लेते हैं। प्याज, आप सब लोगों ने देखा होगा प्याज। तो जब प्याज को हम छीलते हैं तो उसमें क्या लेयर्स हैं अलग अलग। इस तरह से जैसे हमने छिलका उतारा तो एक लेयर निकल गई, दूसरी लेयर निकल गई, तीसरी लेयर निकल गई, यानी ये क्या है, ये अलग अलग परतें हैं, वो भी परतदार संरचना है। दूसरी संरचना अगर हम लेते हैं तो एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं, अभी जैसे मैंने शुरुआत में तरबूज का एग्जाम्पल लिया था, तरबूज, उसमें भी लेयर्स है। पहले ग्रीन लेयर आ रही है जो उसका कवर है, उसके बाद आप देखें जो फीका फीका होता है जिसे हम अक्सर फेंक देते हैं, वो जो क्रीम वाइट से कलर का जो पोर्शन है उसकी भी पूरी एक लेयर है। उसके बाद हम देखें तो बिल्कुल रेड, एक जो लाल रंग का जो पोर्शन आता है, और उसमें भी हम वो बीज का हिस्सा खाना ज़्यादा पसंद करते हैं जिसमें बीज नहीं होते, नहीं, तो इसका मतलब उसमें भी लेयर्स है। लेकिन इन दोनों के लेयर्स में थोड़ा सा फर्क है, ऐसा फर्क जो हमें ये बताता है कि लेयर्स हमेशा एक जैसी नहीं हो सकती। एक के अंदर लेयर आप देखें कि वो समान अनुपात में है, लगभग एक जितनी मोटाई की लेयर्स है, एक में हम देख रहे हैं कि मोटाई में बहुत ज़्यादा अंतर है। स्क्रीन पे देखें आप अपने कि पृथ्वी के भीतर परतें होती हैं, परतें घनत्व के हिसाब से व्यवस्थित होती हैं, जैसे जैसे हम केंद्र पे जा रहे हैं वैसे वैसे घनत्व बढ़ रहा है। ये चीज़ें क्लियर होने के बाद में, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया प्याज का एग्जाम्पल, आप स्क्रीन पे देखें कि प्याज में ये लेयर्स है, लेकिन लेयर्स की मोटाई सबकी बराबर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पर हमने लिया है संतरे का। संतरा या मौसमी आप सब लोगों ने खाया होगा, और जब खाया तो आपने छिलका उतारा होगा, ऐसा तो खाया नहीं, और जब छिलका उतारा तो छिलका बहुत बारीक था, क्योंकि अगर छिलका मोटा होता और फेंकना पड़ता तो बहुत दुख होता है, अंदर की चीज़ थोड़ी मोटी होनी चाहिए जो हमारे काम की है। तो आप देखें इसको एक बहुत क्लियर उसके साथ फोकस देते हुए मैंने दिखाया यहाँ पर कि बाहरी लेयर जो है वो पतली है, ठीक है। उसके बाद अंदर की तरफ आप देखें पिंक, ग्रीन, येलो कलर का जो पोर्शन है ये थोड़ा सा मोटा है। उसके बाद ऑरेंज, ये जो संतरे कलर का जो पोर्शन है ये और मोटा है, और इसके बाद आपको एक वाइट जहाँ पे बीज मौजूद रहते हैं वो हिस्सा नजर आया। एक्चुअली हमारी पृथ्वी संतरे से बहुत रिजेंबल करती है। देखें आप इसको अपने स्क्रीन पर कि पृथ्वी का अंतरतम आखिर है कैसा, बिल्कुल ऐसा। आप गौर से देखिए, बाहरी हिस्सा जिसको हम देख पा रहे हैं वो पृथ्वी की बाह्य परत है जिसको हम क्रस्ट कहते हैं। उसके बाद दूसरी लेयर जो थोड़ी सी मोटी है उससे, उसको हम मेंटल कहते हैं। उसके बाद तीसरी लेयर और चौथी लेयर मिलाकर के केंद्र या कोर बनाती है। ये हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना है। तो हम एक एक करके इन परतों को लेते हैं और समझते हैं। इस चित्र के अंदर हमने थोड़ा सा और क्लियर कर दिया कि हमने वायुमंडल को भी शामिल कर लिया। जो सबसे ऊपरी हल्का सा हिस्सा आपको दिख रहा है वो वायुमंडल है, उसके बाद क्रस्ट, उसके बाद मेंटल, उसके बाद कोर, और कोर के अंदर भी बहुत ही डेप्थ के साथ अगर हम देखें तो हमने इसे दो भागों में बांट दिया, ठीक है। नेक्स्ट उसमें आप देखें कि अलग अलग इन परतों के बारे में हम वर्णन लें। यहाँ पे एक क्रॉस सेक्शन रखा हुआ है जिसमें बाह्य परत और अंदर की परतों के बारे में एक चित्र आप देख रहे हैं, और इस क्रॉस सेक्शन के अंदर बाहरी परत का वर्णन हम कर रहे हैं, इसलिए हमने वहां पर नाम लिख दिया क्रस्ट। क्रस्ट क्या है? एक्चुअली आज तक हम जिसे अपनी पृथ्वी समझते रहे, पूरी पृथ्वी का स्ट्रक्चर समझते रहे, वही क्रस्ट है। बोर्ड पर देखें आप, ये हिस्सा, ये बाहरी परत जो आज तक हमारे लिए एक्चुअल में वास्तविक पृथ्वी था, ये जो बाहरी हिस्सा है इस पृथ्वी का, उसे हम कहते हैं क्रस्ट, या उसे हम कह रहे हैं बाह्य परत। ये बाह्य परत बिल्कुल ठोस है जिसके ऊपर हम चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, घूम रहे हैं,
बात कर रहे हैं और जिसके ऊपर हमारी संपूर्ण संरचनाएं मौजूद है, ये यही बाह्य क्रस्ट है। तो फिर आगे की क्या क्रस्ट सब जगह समान है? क्या इसका कॉन्फ़िगरेशन, इसका संगठन सब जगह समान है या सब जगह एक अवस्था में? भाई इतना तो तय है कि हम पृथ्वी के किसी भी हिस्से में जाएं और पैर से जोर लगाएं तो अंदर तो नहीं डूब जाते। इसका मतलब सब जगह ठोस है ये, ठीक है। महासागरों की तली में भी जाओगे तो भी ठोस तो मिलेगा, लचीला तो कहीं नहीं है। तो यानी ये जो सबसे ऊपर की बाह्य परत है ये ठोस परत है, ठीक है। इसकी गहराई अलग अलग जगह पर अलग अलग है। जैसे हम देखें, अगर हम महाद्वीपों की परत की बात करें, जिसको हम कहते हैं महाद्वीप, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, महाद्वीपों के नीचे की परत की अगर हम बात करें तो उसको हम कहते हैं महाद्वीपीय क्रस्ट। ये महाद्वीपों के नीचे मिलती है, ये मोटाई में ज्यादा होती है। मोटाई में ज्यादा ऑटोमेटिकली आप समझ सकते हैं कि जब जहां पे पहाड़ है तो पहाड़ की ऊंचाई भी उस क्रस्ट में शामिल हो गई है। तो महाद्वीपों पर इस क्रस्ट की मोटाई ज्यादा होती है, लेकिन महाद्वीपों पर जो क्रस्ट पाई जाती है उसका घनत्व 2.7 होता है, यानी ये घनत्व कम होता है। महाद्वीपीय क्रस्ट की जो मोटाई है वो 30 से 85 किलोमीटर तक रखी गई है, देखी जाती है। महासागरीय क्रस्ट की बात करें, महासागरों के नीचे जो तली, ठोस तली जो हमें मिल रही है उसको हम महासागरीय क्रस्ट कहते हैं। महासागरीय क्रस्ट अधिक सघन है, ये लगभग 3 इसका घनत्व है। ये बेसाल्टिक चट्टानों से बनी हुई है, जबकि महाद्वीपीय जो है वो ग्रेनाइट चट्टानों से बनी हुई होती है। महासागरीय तली पतली होती है क्योंकि इसके ऊपर पहाड़ जैसी संरचनाएं हमें उतने लेवल पे नजर नहीं आती है, तो ये लगभग हमें 10 किलोमीटर तक गहरी नजर आती है। तो क्रस्ट कंप्लीट हो गया आपका। क्रस्ट समझ में आ गया आपको कि क्रस्ट के 2 भाग, महासागरों के नीचे तो महासागरीय तली और महाद्वीपों के नीचे तो महाद्वीपीय तली, इसको हम कह रहे हैं। नेक्स्ट हम पॉइंट जो ले रहे हैं वो ले रहे हैं हम अगली परत के बारे में। लेकिन अगली परत से पहुंचने से पहले हम उस चीज के बारे में भी बात कर लें कि एक परत को दूसरी परत से डिवाइड करने वाली कौन सी चीज है। क्रस्ट को अगली परत से जो चीज हटा रही है, जो चीज अलग कर रही है, उसको हम कहते हैं मोहरविसिक असंबद्धता। चूंकि मोहरविसिक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसकी खोज की थी, तो उनके नाम पर इसका नाम रखा गया है। इसे हम कहते हैं मोहरविसिक असंबद्धता। क्यों? क्योंकि यहाँ से संबंध डिफरेंट हो गया। क्रस्ट हमें अलग तरह से नजर आ रही है, मेंटल अलग नजर आ रही है, तो इसको हम कह रहे हैं मोहरविसिक असंबद्धता। और इस डायग्राम में आपको जहां पर ए नजर आ रहा है, आप नीचे इसके हॉरिजॉन्टल लाइन पर देखें, यहाँ पर आपको ए लिखा हुआ नजर आएगा और डार्क ब्लैक कलर की एक लाइन नजर आ रही है, वो है मोहरविसिक असंबद्धता। जबकि जहां पर 1 नंबर लिखा हुआ है वो है आपका महाद्वीपीय क्रस्ट, जहां पर 2 नंबर लिखा हुआ है वो है आपका महासागरीय क्रस्ट। तो अब तक 3 चीजें क्लियर। क्रस्ट 2 तरह की, और उसके बाद तीसरी हो गई हमारी नेक्स्ट असंबद्धता। अब हम बात करते हैं दूसरी परत के बारे में, और ये दूसरी परत है मेंटल, मध्य परत। मेंटल जो मध्य परत है, ये क्रस्ट के नीचे पाई जाने वाली परत है और ये जेली नुमा संरचना की है। मतलब जेली टॉफी जैसी आपने देखी है, जिसको हिलाने पर वो हिल जाती है। इसके अंदर मूवमेंट्स होते हैं, वेव्स चलती हैं, और यहाँ पर पदार्थ आपस में उस तरह से संगठित या संघनित नहीं है जिस तरह से क्रस्ट पे आपने ठोस उसे देखा है। हालांकि यहाँ लिक्विड नहीं है, ऐसा नहीं है, तरल है बिल्कुल ही। ये सेमी सॉलिड कॉन्सेप्ट है। और यहाँ पर आपको मतलब जैसे पानी से शहद थोड़ा सा ज्यादा कॉम्पैक्ट होता है, वैसे ही ये शहद से थोड़ी सी और ज्यादा है। इस संरचना को हम, इस परत को हम मेंटल कहते हैं। मेंटल को भूकंपीय प्रमाण हमें ये बताते हैं कि मेंटल भी पूरी परत एक जैसी नहीं है। इसको फिर से हमने 3 अलग अलग भागों में विभाजित किया है। 400 और 700 किलोमीटर की गहराई जो है वो इसे 2 भागों में विभाजित करती है। इसको हम इस डायग्राम में आप देखें तो ऊपर की जो ब्राउन, जो भूरे रंग की परत है, उसको क्रस्ट कहते हैं। इसके बाद जो 3 अलग अलग कलर दिख रहे हैं, ग्रीन के अलग अलग शेड्स दिख रहे हैं हरे रंग में, ये मेंटल है। सबसे ऊपर ऊपरी मेंटल, उसके बाद मध्य मेंटल और उसके बाद लोअर मेंटल। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके तीसरे नंबर वाली परत के बारे में। लेकिन उससे पहले हमें बात करनी पड़ेगी कि वो कौन सी चीज है, वो कौन सी सीमा रेखा है जो मेंटल को और अंदर वाली भीतर जो परत है, लास्ट परत जो है, उनको आपस में डिवाइड करती है। उसको हम कहते हैं गुटनबर्ग असंबद्धता। गुटनबर्ग
असंबद्धता। देखिए ये दो नाम हो सकता है आपको ऐसे नजर आ रहे हो कि यार ये कौन याद करेगा, मोहरविसिक, गुटनबर्ग। तो भाई हमने अपने नाम भी तो याद किए हैं, जब किसी से दोस्ती हो जाती है तो उस दोस्त का नाम भी याद करते हैं। तो ये आप ये मान के चलो कि इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, जिन्होंने हमें बताया कि ये लेयर्स हैं, एक दूसरे से अलग है। तो हम जैसे हम भगवान के 100 नाम याद कर लेते हैं, 5 नाम किसी और के याद कर लेते हैं, तो हमें वैसे ये 2 नाम याद करने हैं। और ये दिन रात अगर इनको जपोगे तो तुम्हें ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा और इनका आशीर्वाद मिलने पर बहुत अच्छे से तुम एग्जाम में भी अच्छे मार्क्स ले आओगे। तो कितनी बार तो हमने यहाँ रिपीट कर लिया कि मोहरविसिक असंबद्धता, जिसे हम शॉर्ट में निकनेम मोहो असंबद्धता भी कहते हैं। और दूसरी असंबद्धता हमारी हो गई गुटनबर्ग असंबद्धता। गुटनबर्ग असंबद्धता के बाद हमारे पास अंतरतम आता है, आंतरिक संरचना आती है, जिसे हम कहते हैं कोर, बिल्कुल इसका आंतरिक हिस्सा। लेकिन इस कोर को भी हम 2 भागों में बांट रहे हैं, पहला है बाह्य कोर और दूसरा है इंटरनल कोर या आंतरिक कोर। सरप्राइजिंगली एस वेव्स यहां से आगे नहीं जा पाती हैं। हमारे सामने क्लियर हो गया कि आउटर कोर किससे बना हुआ है, ठोस या तरल? तरल, तभी तो एस वेव्स उसमें से नहीं निकल रही हैं, एस तरंगें नहीं जा रही हैं। तो ये जो बाह्य कोर है ये तरल अवस्था में है, यहाँ से रेडियो एक्टिव वेव्स भी निकलती हैं, रेडियो एक्टिव पदार्थ यहाँ मौजूद हैं, एस तरंगें नहीं जा पाती हैं। इस कारण ये अंदर वाले कोर से अलग हो जाता है और ये निकल और फेरस जैसी चीजों से बना हुआ होता है। इसके भीतर एक और है जिसे हम कह रहे हैं आंतरिक कोर। यह आंतरिक कोर ठोस है, उन्हीं पदार्थों से निर्मित है जिनसे बाह्य कोर निर्मित है, लेकिन ठोस होने की वजह से पीक तरंग की गति इसमें अधिकतम होती है, लेकिन एस नहीं मूव कर रही इसमें भी। क्यों? क्योंकि वो तो बाह्य तरल कोर से ही हट गई है। अगर वो वहां से नहीं हटती तो एस इसमें जरूर हमें मिलती, लेकिन बाह्य परत चूंकि तरल था वहां से एस हट गई है, इसलिए यहाँ पर हमें सिर्फ पी तरंगे मिलती हैं। तो हमने 3 परतों के बारे में जान लिया। पहली